Now in this lecture we'll continue our discussion on word problems. और अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन कहता है ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड. कोई ट्रेन थी जिसने एक सर्टेन डिस्टेंस किसी स्पीड पे कवर किया. तो ऑब्वियसली ये किसका क्वेश्चन है? डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड है. ठीक है, ये स्पीड टाइम है. ठीक. इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर ज़्यादा होती तो उसने वही डिस्टेंस इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस देन द शेड्यूल टाइम. जो नॉर्मल टाइम से उससे 2 घंटा कम लेती. ऑब्वियसली बात है, अगर स्पीड बढ़ा देंगे और डिस्टेंस उतना ही है तो टाइम कम लगेगा हमको. एंड इफ द ट्रेन वाज स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर इट वुड हैव बीन 3 hours मोर. तो मतलब अगर स्पीड कम करेंगे डिस्टेंस वही है तो टाइम ज़्यादा लगेगा हमको. तो कह रहा है शेड्यूल टाइम से. तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन. तो हमने कहा हमें नहीं मालूम. तो हमने कहा लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी, जो नॉर्मल स्पीड थी उसकी, बी x किलोमीटर पर आवर, और लेट द शेड्यूल्ड टाइम, जो उसको नॉर्मल टाइम लगता था डिस्टेंस ट्रैवल करने में, शेड्यूल्ड टाइम ऑफ ट्रेन बी टी आवर्स. टी घंटे में वो अगर नॉर्मल स्पीड पे चलता तो टी घंटे लेता है, और नॉर्मल स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर. तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा उसने? स्पीड इनटू टाइम. उसकी नॉर्मल स्पीड क्या थी? x, और टाइम कितना लेता था नॉर्मल? t. तो डिस्टेंस कितना वो एक्चुअली कवर कर रहा था? x इंटू टी. अब क्या हुआ? अब उसकी स्पीड 10 किलोमीटर फास्ट हो गई. 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर स्पीड है. तो उसकी न्यू स्पीड कितनी हो गई? इज x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस तो उतना ही ट्रैवल कर रहा है, लेकिन अब उसकी टाइम क्या हो गया? न्यू टाइम. न्यू टाइम क्या है? उसे जो भी टाइम लगता था उससे 2 घंटे कम लग रहा है. तो पहले उसे टाइम कितना लगता था? t. तो अब कितना लगेगा? t माइनस 2 आवर्स. तो डिस्टेंस तो अभी भी उतना ही चल रहा है. डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है वो? x प्लस 10 स्पीड है और t माइनस 2 आवर्स लग रहा है. तो मल्टीप्लाई कर ले जरा. x इंटू टी माइनस 2x प्लस 10t माइनस 20 किलोमीटर. पर ये डिस्टेंस तो वही है जो वो पहले चल रहा था नॉर्मल स्पीड और नॉर्मल टाइम में, यानी ये दोनों तो इक्वल है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन xt शुड बी इक्वल टू xt माइनस 2x प्लस 10t माइनस 20. xt से xt कट गया, x और t हम लेफ्ट साइड ले जाए तो क्या होगा? 2x माइनस 10t इज इक्वल टू माइनस 20. 2 से हम रिड्यूस कर दें, x माइनस 5t इज इक्वल टू माइनस 10. चेक करिए, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गई, x और t. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. ठीक है. अब सेकंड कंडीशन क्या है? जब वो 10 किलोमीटर स्लो हो जाए, अगर तो 10 किलोमीटर आर स्लोअर, तो उसकी न्यू स्पीड अब क्या होगी? ऑब्वियसली हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे. अब इससे कोई मतलब नहीं इस पोर्शन से. हमेशा सेकंड कंडीशन ओरिजिनल पॉइंट से स्टार्ट होगी. तो न्यू स्पीड क्या है? उसकी स्पीड x थी, अब 10 किलोमीटर कम हो गई, x माइनस 10 किलोमीटर पर है. अब जब स्पीड कम हुई तो टाइम उसे कितना लग रहा है? 3 घंटे ज्यादा लग रहा है जो शेड्यूल टाइम. तो शेड्यूल टाइम तो उसका t आवर्स था, तो न्यू टाइम उसका कितना हो गया? t प्लस 3 आवर्स. डिस्टेंस तो अभी भी क्या चलेगा? स्पीड इंटू टाइम. x माइनस 10 इंटू टी प्लस 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए. xt प्लस 3x माइनस 10t माइनस 30 दिस मच किलोमीटर. पर डिस्टेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो उसका टाइम और स्पीड बस चेंज हो रही है. तो जो पहले वो नॉर्मल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था xt, उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन xt इज इक्वल टू xt प्लस 3x माइनस 10t माइनस 30. क्योंकि क्वेश्चन में उसने बार बार कहा है कि टाइम और स्पीड चेंज हो रही है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा जो टोटल वो ट्रैवल कर रहा है. तो इसलिए हम बार बार डिस्टेंस को इक्वेट कर रहे हैं. तो यहाँ हम 30 को लेफ्ट साइड ले जाएं. 3x minus 10t is equal to 30. Now this becomes your second linear equation in 2 variables x और t. और इसको हम सॉल्व कर लेंगे. सॉल्व करना इज नॉट एन इशू फॉर अस. x माइनस या 3x माइनस 10t इज 30. अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 10t. ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस 10t इज इक्वल टू माइनस 20. अब साइन सेम है तो माइनस करना पड़ेगा. ये कैंसिल हो गया. x इज इक्वल टू 50.
अब x की वैल्यू तो 50 आ गई, किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर दें, लेट से इसमें पुट करते हैं, तो 3 इंटू 50 माइनस 10t इज इक्वल टू 30, तो 150, 30 को इधर ले गए, 10t को इधर ले गए, तो माइनस का 30 एंड 10t, तो 120 इज इक्वल टू 10t, t आ गया 12। तो उसका नॉर्मल शेड्यूल टाइम क्या था 12 आवर्स, और उसकी नॉर्मल स्पीड क्या थी 50 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने स्पीड क्या मानी थी, फाइंड द डिस्टेंस। अच्छा, उसने डिस्टेंस पूछा है, हम लोग ने स्पीड भी निकाल ली नॉर्मल और शेड्यूल टाइम भी निकाल लिया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है उसका, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम, एक्स इंटू टी, एक्स है 50 और टाइम क्या है 12, यानी कितने डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही थी 600 किलोमीटर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। हमारे जो क्लास में जैसे हम लोग बैठते हैं वो कैसे बैठते हैं, ये फर्स्ट रो हो गई, फिर ये सेकेंड रो हो गई, फिर ये थर्ड रो हो गई, और ये क्या हो गए कॉलम्स हो गए, ये क्या हो गए रोज हो गई। ठीक है, ये कॉलम्स हो गए। तो द स्टूडेंट्स आर मेड टू स्टैंड इन रोज। If 3 students are extra in a row, there would be 1 row less. अगर हर रो में 3-3 बच्चे एक्स्ट्रा बैठा दिए जाएं, ठीक है। अब रो में बच्चे क्या हैं, ये अगर रो है तो ऐसे बच्चे बैठे हैं, तो बेसिकली ये क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो अगर हर रो में 3 बच्चों को एक्स्ट्रा बैठा दिया जाए ऐसे, तो दे वुड बी 1 row less, एक रो कम बनेगी। फिर If 3 students are less in a row, अगर हर रो में से 3-3 बच्चे हटा लिए जाएं, they would be 2 rows more, तो 2 रोज एक्स्ट्रा बनानी पड़ेंगी। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, तो एक चीज आपको समझनी है कि अगर मैं कहता हूं हमें न रोज पता है न कॉलम्स पता है, तो हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ रोज बी x and let the number of columns be y। तो सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज मेरे पास 3 रोज हैं, ये 1 रो, ये 2 रो, ये 3 रो, और हर रो में 4-4 बच्चे बैठे हैं, 1 2 3 4, 1 2 4, 1 2 3 4। तो चेक करिए, रोज तो हमारी 3 हो गई, कॉलम्स कितने हुए 1 2 3 4। तो मेरे अगर कॉलम्स 4 हैं और रोज 3 है, तो टोटल स्टूडेंट्स क्या होंगे 12, विच इज व्हाट नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, विच कैन ऑल्सो बी फाउंड आउट बाय 1 2 3 इंटू 1 2 3 4। तो यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रोज इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर मुझे नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स अपनी क्लास के पता लग जाएं, तो फिर क्योंकि हर रो में और हर कॉलम में बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे हमको। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, जितने स्टूडेंट्स हर रो में बैठे हैं दे आर एक्चुअली द नंबर ऑफ कॉलम्स। इस रो में 4 बच्चे बैठे हैं लेट्स से, ये 4 क्या है 1 2 3 4 क्या बन गए कॉलम्स बन गए। तो एक सेकंड पॉइंट हमें क्या समझ में आया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग इन ईच रो इज इक्वल टू एक्चुअली द नंबर ऑफ कॉलम्स। जब हम ये कहेंगे कि हमारी रो में 5 बच्चे बैठे हैं, इसका मतलब हमारे कितने कॉलम्स हैं 5 कॉलम। अगर हम कहेंगे हमारे नंबर ऑफ रोज में 6 बच्चे बैठे हैं, तो कितने हो गए, इसका मतलब 6 कॉलम्स हो गए। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन में समझने। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहे हैं कि हमारे रोज x हैं, मतलब ये रोज कितने हैं x हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं y। तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग इन ईच रो, हर रो में कितने बच्चे बैठे हैं वो y। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन क्या दिया है फर्स्ट कंडीशन। अच्छा, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे
टोटल स्टूडेंट्स अब कितने हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं, x इंटू वाई, टोटल नंबर ऑफ रोज इंटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा, चाहे बच्चों को हम रो में कम बैठाएं या ज़्यादा बैठाएं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हमारे उतने ही रहेंगे। हम तो बस रोज और कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को चेंज कर रहे हैं, क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो उतने ही रहेंगे। तो ठीक है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, हर रो में 3 बच्चे एक्स्ट्रा हैं, मतलब हर रो में 3 बच्चे एक्स्ट्रा है, मतलब y में क्या हो गया, 3 ऐड हो रहा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो अब कितने हो गए, y+3। हर रो में जितने स्टूडेंट्स बैठते हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, तो हर रो में हमने 3 बच्चे बढ़ा दिए, तो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो गए, 3 एक्स्ट्रा हो गए। देयर वुड बी 1 रो लेस, और ऐसा करने से हमारी रोज कितनी हो गई, नंबर ऑफ रोज हमारी कितनी हो गई, पहले हमारी x थी और ये इस तरीके से बैठाने से रोज क्या हो गई, 1 कम हो गई। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए हमारे पास, टोटल स्टूडेंट्स हो गए y+3 इंटू x-1, जितनी रोज थी और जितने कॉलम्स उनको मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या आएगा, xy माइनस वाई प्लस 3x माइनस 3। कितने बच्चे हैं टोटल क्लास में, पर ये बच्चे तो उतने ही हैं जितने इनिशियली थे, ये तो चेंज नहीं हुए हैं, हम तो सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ईच रो और कॉलम में चेंज कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखें, xy इज इक्वल टू xy माइनस वाई प्लस 3x माइनस 3। xy से xy कैंसिल हो गया, इसको हम क्या लिखते हैं, 3x माइनस वाई और 3 माइनस 3 को लेफ्ट साइड ले गए तो हो गया प्लस 3। चेक करिए हमारी क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अच्छा, सेकंड क्या करा, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, सेकंड ऑप्शन क्या है, अगर हम हर रो में 3 बच्चे कम कर दें, अगर हर रो में 3 बच्चे कम कर दें मतलब कॉलम्स क्या हो गई, 3 कम हो गए, कॉलम्स क्या है हमारी 1। ऑब्वियसली हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो नाउ अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, अब हमारी नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितना हो गया, y-3, क्योंकि हर रो में से हमने 3 बच्चे कम कर दिए, और हर रो में जितने स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉलम कहलाते हैं, तो कॉलम में से 3 घटा दिए। ऐसा करने से क्या हुआ, द नंबर ऑफ रोज बिकम 2 मोर, तो रोज हमारे बढ़ गए थे, नंबर ऑफ रोज अब क्या हो गए हमारे, x थे, तो अब क्या हो गए, x+2 रोज हो गए। लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब कितने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, नंबर ऑफ रोज इंटू कॉलम, तो y-3 इंटू x+2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, xy माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6। बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो पहले की तरह हैं, xy हैं, वो तो चेंज नहीं हुआ, हमने तो बैठाने का तरीका बदला है, तो इक्वेट कर दिया, 3x को लेफ्ट साइड ले गए, 2y को लेफ्ट साइड ले गए, इज इक्वल टू -6। ये हमारी क्या बन गई, सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इन दोनों को हम आराम से सॉल्व कर लेंगे, तो 3x माइनस वाई 3 है और 3x माइनस 2y माइनस 6 है, तो ये माइनस कर दिया, ये प्लस कर दिया, ये प्लस कर दिया, क्यों, क्योंकि 3x तो सेम है, सिर्फ सेम साइन है तो माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 2y में से y गया y और ये हो गया 9, तो y 9 आ गया। अब लेट्स से इसमें रख देते हैं, टू गेट x इज इक्वल टू 3, तो 3x हो गया 9 प्लस 3 विच इज 12, तो x कितना आ गया 4। तो x क्या था हमारा, नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज हमारी क्लास में कितनी थी इनिशियली 4, और y क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग इन ईच रो, हर रो में कितने स्टूडेंट्स बैठे थे, विच वॉज सेम एज नंबर ऑफ कॉलम्स, तो कितने हैं 9, हर कॉलम में 9 बच्चे बैठे हैं, कॉलम कितने 9, हर रो में कितने बच्चे बैठे हैं 9, और नंबर ऑफ रोज क्या है 4, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे क्लास में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, x इंटू वाई, तो 4 इंटू 9 विच इज 36, यानी क्लास में इनिशियली कितने बच्चे बैठे हैं 36। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, बट इसको एक बार फिर से रिवाइंड करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। Now let's take the last question. In any triangle ABC, angle C is thrice of angle B and twice of angle A plus angle B. Find the 3 angles. बहुत छोटा सा सवाल है, हमेशा मैथ्स में ध्यान रखिए, कभी भी वो ये लिखे इन अ ट्राइंगल ABC, इसका सीधा सीधा मतलब पहला ये हो गया कि एंगल A प्लस एंगल B
प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। अगर ट्राइंगल पी क्यू आर दिया है तो आप एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर 180। ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी ये आपको अपने आप ही लिखनी है, नोबडी विल टेल यू दिस। एक इक्वेशन ये हमेशा आपकी बन के आएगी, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि एंगल सी किसके बराबर है, थ्राइस एंगल बी एंड विच इज सेम एज ट्वाइस एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। तो ठीक है, एंगल सी की वैल्यू थ्राइस ऑफ एंगल बी के बराबर है और थ्राइस ऑफ एंगल बी ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो फिर ये इसके बराबर है, ठीक है। तो हमने कहा हमको ना ए पता है, ना बी पता है, ना सी पता है, लेकिन अगर हमको दो वेरिएबल्स ए और बी पता लग जाएंगे तो सी तो अपने आप ही पता लग जाएगा। कैसे? ए और बी की वैल्यू राइट साइड ले जाएंगे तो 180 में से घटा लें। इनफैक्ट अगर हमें किन्हीं भी दो की वैल्यू पता है तो तीसरा आ जाएगा। ए और बी पता है तो सी आ जाएगा, बी और सी पता है तो ए आ जाएगा, ए और सी पता है तो बी आ जाएगा। तो इनफैक्ट हमें सिर्फ दो वेरिएबल जानने की जरूरत है, तीसरा अपने आप ही आ जाएगा। तो हमने कहा लेट एंगल ए को हम मान लेते हैं x डिग्री और एंगल बी को मान लेते हैं y, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंगल सी क्या हो गया, फिर एंगल सी क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। दूसरी चीज ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। तो एंगल ए आपका x है, एंगल बी y है और ये क्या है 3 ऑफ y। तो 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। 2y को आप इधर ले आइए तो क्या है 3y माइनस 2y इज y इज इक्वल टू 2x। तो ये आपकी क्या बन गई, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए आपने एंगल ए को x माना, एंगल बी को y माना, तो एंगल सी यहां से क्या निकल के आएगा 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी विच इज 180 माइनस x माइनस y, ये एंगल सी है। बट एंगल सी तो यहां से क्या दे रहा है ट्वाइस ऑफ एंगल x प्लस वाई, तो एंगल सी तो दोनों से सेम आना चाहिए। तो क्या लिख देंगे 2x प्लस 2y, ये दोनों हमने क्या कर दिए इक्वेट कर दिए, विल बी इक्वल टू 180 माइनस x माइनस y। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, x को इधर ले आए, y को इधर ले आए, तो 2x प्लस x एंड 2y प्लस y इज व्हाट 180 डिग्री। तो कितना आ गया 3x प्लस 3y इज 180 डिग्री। 3 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस y कितना आ गया 60 डिग्री। तो चेक करिए ये हमारी क्या आ गई सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दोनों को सॉल्व करना तो बहुत आसान है, इस बार तो हम स्ट्रेट अवे सब्स्टिट्यूशन ही लगा दें। y इज इक्वल टू 2x, x प्लस 2x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो 3x कितना आ गया 60 डिग्री, x कितना आ गया 20। अब ये वैल्यू आप किसी में भी रख दीजिए तो दूसरा वैल्यू आ जाएगा। तो y क्या है 3 टाइम्स x, तो 3 इंटू 20 विच गिव्स यू 60। तो एंगल ए आपका कितना हो गया 20 डिग्री जो x था, एंगल बी आपका क्या हो गया 60 डिग्री और एंगल सी ऑब्वियसली अब क्या हो जाएगा 180 माइनस 20 प्लस 60, यहां से भी निकाल सकते हैं तो कितना हो गया 100 डिग्री। तो एक चीज आपने इसमें देखी होगी कि ये कंडीशन अगर आप नहीं लिखते तो आपकी सेकंड इक्वेशन नहीं आती। आप इसमें से कुछ भी करते आपकी सेकंड कंडीशन इससे नहीं आती, क्योंकि आपको 3 वेरिएबल्स आप नहीं मान सकते थे। आप ए और बी मान लिया तो सी को ए और बी के टर्म्स में लिख लिया, बी को ए और बी के टर्म्स में लिख लिया, लेकिन ये सी फिर हमको इसी से ही निकालना पड़ता। इसी से देखिए हमने इक्वेट किया है इसको। तो जब भी किसी ट्रायंगल की बात हो तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, और इनफैक्ट एंगल्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हो तो ये इक्वेशन आप अपने आप ही लिख देंगे। दिस नोबडी विल टेल यू, ये क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, ये आपको खुद समझ के लिखना होगा और इसका यूज करना होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस सारे वर्ड प्रॉब्लम समझ में आएंगे। आई हैव ट्राइड टू कवर मोस्ट ऑफ द केसेस, और वैसे इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, बट मैंने कोशिश की है कि सारे केसेस आपको आपके साथ डिस्कस हो। आई होप इनको समझ में आया होगा आपको।